और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए दाखिला व कानूनी अमूर जनाब अता तारड़ साहब। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब, शुरुआत करते हैं आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें आपने चले एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो वॉइस नोट लीक हुआ था गुज़िश्ता रोज़, वो आपने कंफर्म कर दिया वो वॉइस नोट था। आपने कहा कि आपके वकला की टीम को जो है वो भेजा गया था, तो नेचुरली किसी टीम मेंबर की जानिब से ही ये वॉइस नोट लीक हुआ है। लेकिन जिसमें आपने जिक्र किया कि लोगों को हिदायत की जा रही थी, आपकी टीम को हिदायत की जा रही थी, वर्कर्स मेंबर्स को, लाहौर के साथियों को, कि वो अदालत में पहुंचने के लिए आपके ऑफिस जो है वो पहले सारे इकट्ठे हों और मैक्सिमम प्रेजेंस को इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि दूसरे साइड की प्रेजेंस आपने कहा कि वो बड़ी ज़्यादा होती है, उनके लोग बड़े ज़्यादा होते हैं। आपने बदमाशी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। स्ट्रैटेजी चेंज क्यों करनी पड़ी और लोगों को फोर्स क्यों करना पड़ रहा है, या हिदायत क्यों जारी करनी पड़ी है आने के लिए, खुद नहीं आ रहे? थैंक यू जी। एक तो ये व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ वकला का है और ये मैसेज वकला के लिए था, ये सियासी कारकुनान के लिए नहीं था। हम्म। दूसरी बात ये है कि ये मेरी रूटीन है, मैं हर हियरिंग से पहले ये मैसेज करता हूँ। हम्म। और वो क्योंकि उस दिन खान साहब आ रहे थे, वो मैसेज जरा उसकी कॉनोटेशन चेंज हो गई। वरना मैं पूरा जोर देता हूँ अपने लॉयर्स पे, और वो वेरी करता है, किसी दिन तादाद ज्यादा होती है, कभी कम होती है। हम्म। और ये बड़ा एक्सक्लूसिव सा ग्रुप है। ये वो नहीं है कि कोई 1,500-2,000 बंदे का ग्रुप है। ये बेसिकली 50-60 वकला का ग्रुप है, हम्म। जिसमें हम मोबिलाइजेशन करते हैं। और मैं पिछले 4 साल से हियरिंग्स के दौरान इन्हीं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्म। और वो मेहरबानी करते हैं, वो हर हियरिंग पे तशरीफ लाते हैं। तो कोई ऐसी कंटेंशियस बात नहीं। बात यह है कि तोशा खाना के केस में पिछले 1 साल में मैं 70 दफा गया हूँ और खान साहब सिर्फ 2 दफा आए हैं। आपने इसका जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी जी। तो फर्क सिर्फ इतना है कि कल इन्होंने हमला करने का प्लान किया था, और मुझे इतला थी वहां पे, गालियां भी देंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसको प्रियम्प्ट करते हुए हमने प्रेजेंस का लफ्ज, मैंने पेट्रोल बम लेके आओ, खुदा ना खास्ता जो इनकी आदत होती है, ये गुलेले लेके आते हैं तरीके इंसाफ वाले। तो मैंने तो सिर्फ ये कहा कि हमने अपनी प्रेजेंस कर सकें। राइट, बट तो ये तो तारड़ मेरी साहब रूटीन आपने है, मेंशन ये तो किया मैं कि हर दफा अगले करता हूँ। 2 से 3 रोज थोड़ी तवज्जो देनी है। क्या होने जा रहा है अगले 2 से 3 रोज में? नहीं, देखें, वो ट्रायल कंक्लूजन पे आज पहुंच गया, तो हर ट्रायल का एक टाइम होता है ना कंक्लूजन पे पहुंचने का। आज उनके जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे, उनकी जिरा खत्म हो गई। हम्म। अब अक्यूज की स्टेटमेंट कल रिकॉर्ड होनी है 342 की। हम्म। तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ट्रायल का स्टेज जो है वो फाइनल स्टेजेस पे एंटर कर चुका है, इसलिए मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए। बट तारड़ साहब, आप सवाल ये उठता है कि आप जा क्यों रहे हैं अदालत? आप तो इस केस में मुद्दई भी नहीं है। तो ये केस खुद कैसे बन गया? ये तो ये इलेक्शन पीएमएल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंप्लेंट जो है वो गई थी। नहीं, कंप्लेंट किस बात की गई थी? मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ, कंप्लेंट क्यों गई थी इलेक्शन कमीशन की? सर, आप ये बात जोड़ते हैं, आप कहते हैं कि जी स्टैंड अलोन केस नहीं है, ये रेफरेंस जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली के पास जो है वो रेफरेंस आया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में भेजा गया था, लेकिन उसके फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कंप्लेंट जो है वो भेजी गई थी अदालत में। बट द पॉइंट इज, अगर पीएमएलएन वो रेफरेंस दायर ना करवाती, इलेक्शन कमीशन में अपना केस आर्ग्यू ना करती, तो क्या ये कंप्लेंट दायर हो सकती थी? ये तो हमारी केस ने, हमारा केस बेसिस बना इस कंप्लेंट का। और चलें फर्ज कर लें कि ये पीएमएलएन की तरफ से कंप्लेंट नहीं थी इनिशियली, हम्म। और वो रेफरेंस नहीं था। हम्म। क्या बतौर पाकिस्तानी शहरी ओपन कोर्ट में जाना गुनाह है? क्या इस पे कोई कदगन है, कोई ममानियत है? क्या मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी कोई ट्रायल देखने नहीं जा सकता? सर, आप बीइंग बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आप हुकूमत का चूंकि हिस्सा हैं और ऑलरेडी आपको पता है कि इस केस में जो है वो प्रोसिक्यूटर भी उनके भी हवाले से बड़े बहरहाल सवालात जो है वो उठ रहे हैं। लेकिन मैं उससे मुतालिक आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि अगर आप जाते हैं तो एक इंप्रेशन ये जरूर आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, और फिर आप हिदायत भी जारी करते हैं कि जी बड़े नंबर्स में आना है और प्रेजेंस को इंश्योर करना है, मैक्सिमम प्रेजेंस रखनी है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत इस केस पर जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है उसकी जानिब से। नहीं, कतई नहीं। देखें, हमारी हुकूमत बिल्कुल ऐसी नहीं है कि किसी पे राह चलते मंशियात डाल के उसको बंद कर दे।
सुबह दिल करे शाम को स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल का केस बना के बंद कर, शाम करे सुबह अमेरिका में तकरीर बंदा करे और कहे कि मैं शाहिद अब्बासी को बंद कर आया हूं। तो हमने तो कोई गिरफ्तारियां ऐसे नहीं की। ये एक केस जिसमें हम मुद्दई थे वो आगे चला है, मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। हमने बड़ी मेहनत करके ये सबूत इकट्ठे करके तो जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन में, हम केस जीते हैं। तो मैं नहीं समझता कि मेरी प्रेजेंस से, हाँ खान साहब तो खाइफ हैं, उन पे खौफ तारी है, बट आई डोंट थिंक कि अच्छा, मेरी वो तो उल्टा आपके ऊपर, आपके हवाले से कह रहे हैं कि जी वो एक अमनी या हमने अमा का जो है वो मसला बनाने के लिए ये इस तरह की कोशिश, एक अटेम्प्ट किया जा रहा है कि आप जो है वो बड़े नंबर्स में वहां पर मौजूद हो। लेकिन आपने 17 अफराद की अदालत में दाखिले के हवाले से दरख्वास्त दी थी, ये जो सामने आई है। हमारे लॉयर्स ने आज दरखास्त दी थी, मगर आज मैंने बेहतर यही जाना कि मैं अदालत में ना जाऊं। लेकिन दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी तथास। ये मेरे इल्म में नहीं है, हमारे लॉयर्स ने आज दरखास्त दी थी, मगर मैंने ये बेहतर समझा कि मैं बार रूम में मौजूद रहूं और मैं अदालत में ना जाऊं और एक स्मूथ प्रोसीडिंग चलती रहे। क्योंकि खान साहब के आने से माहौल खराब हुआ, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरी प्रेजेंस तो पिछले 1 साल से है, कल मेरी प्रेजेंस प्रॉब्लम क्यों बनी और कल हालात खराब करने की कोशिश किसने की, क्यों की, कौन जज को गालियां दे रहा था, कौन नारेबाजी कर रहा था, कौन मोबाइल से वीडियोस बना रहा था। तो देखिए मेरे तो कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर है इस हवाले से, नीयत भी बिल्कुल क्लियर है। तो मैं तो 4 साल से कोर्ट्स में जा रहा हूं, अब इनको आदत नहीं है, ये पहली दफा कोर्ट्स में आए हैं और आके इन्होंने उधम मचाने की कोशिश की है और ताकि सर दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी काफी दरख्वास्तें दे दी गई हैं, चाहे वो FIA में साइफर की तहकीकात से तलबी से मुताल्लिक हो, उसमें भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि उनको तलब ना किया जाए। मैं इस पर भी आपका कमेंट जरूर चाहूंगी, लेकिन उससे पहले इसी तोशा खाना के मामले के हवाले से, चूंकि आपने आज बड़ी इंटरेस्टिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नुकात जो है वो पेश किए और आपने साथ साथ ये भी कहा कि ये जो बैंक, ये जो एक तो इन्होंने तोहफे डिक्लेयर नहीं किए, फिर आपने कहा ब्लैक मार्केट में तोहफे बेचे और उनसे जो पैसे मिले वो खा चुके हैं, या जो अकाउंट्स में जमा भी करवाए हैं तो वो जो तोहफे की कीमतें हैं उससे कीमतों से मुताबिकत नहीं रखते। आज आपको पता होगा जिरा के दौरान ख्वाजा हारिस साहब ने भी जो गवाह थे उनसे काफ़ी क्रॉस एग्जामिनेशन में, क्रॉस क्वेश्चनिंग में उन्होंने ये बात पूछा भी कि क्या वो, एक तो ये चीज़ स्टैब्लिश होती है, सरफेस हुई कि वो इलेक्शन कमीशन की जो गवाह हैं, जो बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट इस वक्त उनका किरदार है, मरकजी रोल है, वो उनके हवाले से ये बात सामने आई कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की किसी भी समात में मौजूद नहीं थे और उन्होंने बयान दिया है। तो आपको नहीं लगता ये इटसेल्फ बड़े सारे सवालात को जो है वो जन्म देगा? देखिए वही काम हो रहा है ना, कल इसने कोशिश की कि तवज्जो मेरे पे आए और तवज्जो तोशा खाना की चोरी से हट जाए। ख्वाजा हारिस साहब को हम बड़ा पुराना जानते हैं, आज से तो वाकिफ नहीं है, पिछली कई दहाइयों से हमारा उनसे एक ताल्लुक है। जिस तरह प्रोसिक्यूटर पे आप कह रही है सवालात उठ रहे हैं, तो पनामा में कौन वकील था मियां नवाज शरीफ का? पिछले 10 साल मियां नवाज शरीफ का वकील कौन रहा तमाम केसेस में? जवाब उसका है कि वो ख्वाजा हारिस साहब रहे। तो इस चीज में उलझा के कि जो इलेक्शन कमीशन का आज का गवाह है ये प्रोसीडिंग में मौजूद नहीं था भाई, वो एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है जो कंप्लेनेंट है बाय वर्च्यू ऑफ हिज डेजिग्नेशन। तो जब पूरे इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया, फैसला देने के बाद जिस जिस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन बनती थी वो कंप्लेनेंट बना, अब उसके पास तमाम रिकॉर्ड है, वो उस रिकॉर्ड का कीपर है, वो रिकॉर्ड उसकी कस्टडी में है, वो केस उसने कंप्लेनेंट के तौर पे आगे चलाना है। तो ये इस बात की रेलेवेंस ही नहीं है कि वो उसमें था कि नहीं था। इलेक्शन कमीशन तो था और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स बतौर जुडिशियल फोरम। नहीं सर, अगर तारड़ साहब अगर इलेक्शन कमीशन की समात में मौजूद नहीं थे तो उनको क्या पता कि केस किस तरह से प्रोसीड हो रहा है और उनको उसके हकाइक से मुतालिक आप नहीं समझते कि वो उतने वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होंगे, या वो या जी लीगली थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं दे आर ऑन अ जुडिशियल पोजीशन, वो कंप्लेनेंट बन नहीं सकते। तो फिर जो कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड होता है वो बनता है कंप्लेनेंट। फॉर एग्जांपल जब आप प्राइम मिनिस्टर को अदालत में लेके जाते हैं थ्रू हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेके जाते हैं, मिनिस्टर इंटीरियर को लेके जाते हैं थ्रू सेक्रेटरी इंटीरियर लेके जाते हैं, ये एक लीगल बहस है। तो एक बंदे का मौके पे मौजूद होना, क्या इमरान खान पनामा में मौजूद थे जो वो कंप्लेनेंट बने,
ये तो फिर ऐसी बात है ना कि या तो वो पनामा गए हो, मैं आपको कह दूं कि इमरान खान पनामा नहीं गया, हाँ। इसलिए उसका राइट नहीं बनता था कि वो पनामा का केस करे। तो ये बड़े absurd आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड इसमें कोई मेरिट नहीं है इस आर्ग्यूमेंट। राइट, उसकी क्योंकि ऑथराइजेशन के भी हवाले से कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कैसे ऑथराइज कर सकते हैं उस कंप्लेनेंट को, और ये जो है इलेक्शन एक्ट 2017 से इनराफ करता है। जी। प्रॉब्लम ये है कि आदत हो गई है कौम को भी, हमें भी, मीडिया को भी, कि वो खासा उलझाते हैं अपने केसेस को, मेरिट पे नहीं आने देते। ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये तोशाखाना से ये चीज ली, ब्लैक मार्केट में बेची, उससे जो रकम आई मैंने अकाउंट में आधी जमा कराई, आधी में खा गया। हम यही बहस करते रहेंगे कि जुरिस्डिक्शन का इशू है, उसकी ऑर्डर मिल जाए, हम यही बहस करते रहेंगे कि वो ऑथराइजेशन नहीं थी। भाई अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर डायरेक्टली एज जुडिशियल ऑफिसर नहीं दे सकता ऑथराइजेशन, तो ऑन हिज बिहाफ सेक्रेटरी ने देनी है। मगर प्रॉब्लम ये है, डू यू थिंक दिस इज इन लाइन विद द इलेक्शन एक्ट 2017? मैं तो बिल्कुल समझता हूँ इट इज इन लाइन विद दैट। प्रॉब्लम ये है कि केसेस मेरिट पे आर्ग्यू कोई करवाना नहीं चाहता। ठीक है, नोबडी टॉक अबाउट कि जी तोशाखाना में चोरी हुई है, ब्लैक मार्केट और सामने आना चाहिए। बट सर इससे एक बुनियादी सवाल ये है कि जो तोशाखाना के तहाइफ की डिटेल्स हैं दैट लाइज विद द कैबिनेट डिवीजन, जो गोशवारों की तफसीलात हैं वो एफबीआर के पास मौजूद हैं, जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं वो स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं। तो फिर इन तीनों इंस्टीट्यूशन से किसी अफसर को गवाह के तौर पे क्यों नहीं पेश किया गया? हम बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमने दरखास्त दी थी अपनी स्टेज पे भी, और ईसीपी ने भी एक दरखास्त दी है। ईसीपी ने गवाहों को इंक्रीज करने, एक बैंकर को गवाह बनाने और 2 और लोगों को गवाह बनाने, कैबिनेट डिवीजन के एक अफसर को गवाह बनाने की दरखास्त दी थी, जिसको पीटीआई ने अपोज किया, और वो दरखास्त यही जज साहब हुमायूं दिलावर साहब खारिज कर चुके हैं। तो हम तो कहते थे गवाह बड़े, बट ख्वाजा हारिस साहब ने उसको कंटेस्ट किया। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। सर आई हैव कंफर्म्ड दिस विद पीटीआई सोर्सेज एज वेल एंड दे कैटेगोरिकली डिनाइड इट। यानी उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त, उनकी तरफ से, मैं यही कह रही हूं, उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं आई। इट्स दिस इटसेल्फ रेजेस क्वेश्चंस। मेरी बात सुने। मैं अदालत में मौजूद था, मेरे सामने ईसीपी ने दरखास्त डाली कि ये गवाह 2 से 5 किए जाए, एक बैंकर, एक कैबिनेट डिवीजन का अफसर और एक और ऑफिसर, उसको इसमें गवाह बनाया जाए। इस पे बहस हुई। ख्वाजा हारिस साहब ने, मैं को आपको कोई अफसाना नहीं बता रहा, कोई स्टोरी नहीं बता रहा, अदालत में इसको अपोज किया ख्वाजा हारिस ने। हम ईसीपी की दरखास्त टर्न डाउन हुई। ये आप चेक कर लें, ये तो बिल्कुल फैक्ट्स की बात है ना। मैं आपकी बात से बिल्कुल, आपकी बात से अग्री भी इस बात पे करूंगी, क्योंकि पीटीआई की जराए लाइक आई एम सेइंग कि उन्होंने कहा कि हमने कोई दरख्वास्त दी नहीं कि इसमें कोई अफसर जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। सवाल मेरा उनसे भी यही था। बट मैं 2 से 3 रोज अगले, चूंकि आपने कहा कि थोड़ी तवज्जो देनी है, बड़े अहम है एफआईए की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इंक्वायरी सतह पे जो है पीटीआई चेयरमैन को तलब भी किया गया है, और कल के हवाले से कहा जा रहा है कि वो अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाएंगे साइफर के मामले के हवाले से। कितने इम्कानात हैं तारड़ साहब कि उनकी गिरफ्तारी इस इंक्वायरी के दौरान अमल में आ सकती है? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। जो मैंने 2 से 3 दिन की बात की कि तवज्जो दें, वो ट्रायल फाइनल स्टेजेस पे है, जिरा मुकम्मल हो चुकी है। तो ऑब्वियसली एज अ लॉयर आई नो कि अगले 2-3 दिन अहम हैं प्रोसीडिंग के हवाले से। तो मैंने तो वो बात की थी, मैंने बाकी केसेस की तो बात ही नहीं की। बाकी इस केस में अगर आपको लगता है कोई इम्कानात हैं, इंक्वायरी सतह पे अरेस्ट भी अमल में आ सकता है, चूंकि एफआईए को हिदायत इंक्वायरी की तो कैबिनेट की तरफ से ही नेचुरली आई है। एफआईए का कानून बड़ा क्लियर है। विदाउट एफआईआर इंक्वायरी स्टेज पे अरेस्ट हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। राइट, और कैबिनेट ऐसे कोई इरादा नहीं रखती है कि एफआईए को हिदायत दी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि साइफर केस में कोई फिलहाल ऐसी गिरफ्तारी मतलब है। राइट, आज लतीफ खोसा साहब जो कि वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त से मुतालिक जब समाअत हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि एक उस पहली एनएससी का हवाला दिया गया जिस पे ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की बात की गई, दूसरी एनएससी का हवाला दिया गया जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जेर सदारत हुई, और उन्होंने कहा कि दोनों में साइफर कन्फर्म हुआ, मदाखलत कन्फर्म हुई। तो सर 15 माह के बाद ये मामला दोबारा से क्यों उठाया जा रहा है, जबकि आपकी हुकूमत ये बात कहती थी कि हमारे रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस इंपेयर्ड हुए हैं साइफर के इस मामले से? नहीं, केस क्या है? केस ये है कि साइफर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, एक बंदा घर ले गया ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन में, घर जाके उसने जलसे में लहराया और उसके बाद गुमा दिया, उसके बाद झूठे मिनट्स बनाए। देखें, ये ऑडियो मैंने तो नहीं बनाई ना, ऑडियो में कहा जा रहा है कि मिनट्स बनाओ।
साइफर को मिस इंटरप्रेट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करके नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट किया गया, फॉरेन कंस्पिरेसी का एक बयानिया हैच किया गया, और उसके साथ साथ ये आपके सामने है कि वो जलसे में लहराया गया ओथ की वायलेशन है। आप बतौर प्राइम मिनिस्टर जब ओथ लेते हैं, आप कहते हैं कि मैं कोई ऐसी चीज जो बतौर वजीर आज़म मेरे इल्म में लाई जाएगी किसी गैर मुतल्लिका आदमी से शेयर नहीं करूंगा। वो जलसे में लहरा रहे हैं सियासी मकासद के लिए। तो ये देखें, इफ यू लेट हिम गो तो फिर कलभूषण को भी छोड़ दें, उसका क्या कसूर है? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन में जो जो शख्स होगा, वो पाकिस्तानी हो, वो गैर मुल्की हो, भुगतना पड़ेगा, सजा तो मिलेगी, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मेरा नाम इमरान नियाजी तो मुझे कोई हाथ ना लगाए, आप ऊपर से उतरे में। साइफर आप घर लेके गए हैं, घुमाया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन राना सनाउल्लाह साहब की तो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि साइफर की ओरिजिनल कॉपी जो है वो वजारत खजाना, वजारत खारजा में जो है वो मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल साइफर खान साहब घर ले गए थे और उन्होंने घुमाया है, वो वीडियो एविडेंस आपके सामने है। जी एडमिशन, उनकी एडमिशन तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन साथ साथ मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि हुकूमत चाह क्या रही है? इधर साइफर घुमाने का मसला है, जुर्म है, मैं सवाल सुन लीजिए, साइफर घुमाना जुर्म है या साइफर के कंटेंट पब्लिक करना जुर्म है, जो कि जिसके हवाले से वो कहते हैं कि जी हमने पब्लिक नहीं किया, की मैसेज अलबत्ता जरूर लोगों को बताया। ये तमाम जराइम है जी, पब्लिक करना, उसको घुमाना, उसको लहराना, ये तमाम चीजें जुर्म में शामिल होती हैं। ये तमाम चीज़ें आप कह रहे हैं जुर्म में शामिल होती हैं। सर, आज की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक भी ज़रूर सवाल करूंगी। सेक्शन 230 की अमेंडमेंट, जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 230 है, उसमें सब सेक्शन 2A की इंक्लूजन के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो और ख़दशात जो हैं वो ज़ाहिर आज होते हुए नज़र आए थ्रू पार्लियामेंट स्पीचेस, और जिसके हवाले से अली ज़फ़र साहब ने भी, सेनेटर अली ज़फ़र साहब का कहना ये है कि ये माशी फ़ैसले करने के लिए जो है वो एक इजाज़त देना, और इसके फिर 20 साल तक हम फॉल आउट जो है वो मुल्क बर्दाश्त कर रहा होगा, उसका खमियाजा उठा रहा होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि ये करके 3 माह, 6 माह, 9 माह बात इतनी आगे चली जाएगी कि फिर किसी के कंट्रोल में आती हुई दिखाई नहीं देगी। मेरा नहीं ख्याल। देखिए, इलेक्शंस की शफाफियत के लिए और कुछ हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ अथॉरिटी जो है वो दी जाए। इसमें कतन कोई ताखीर का हरबा नहीं है, कोई इसको आगे ले जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, मगर ऑब्वियसली जो उस दौरान इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी होनी है उसके लिए कुछ इख्तियारात डेलीगेट करना जरूरी है। तो मैं नहीं समझता ऐसा कोई डिजाइन है इसके अंदर। सर, इसका बुनियादी मकसद क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ माशी फैसलों से मुतालिक जो है वो एम्पावर करना होगा केयर टेकर गवर्नमेंट को? ये इकोनॉमी के हवाले से, इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं, इसका और कोई मकसद नहीं होगा। और सर, किस हद तक केयर टेकर गवर्नमेंट को की न्यूट्रलिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? चूंकि एक इत्तेहादी हुकूमत है, नेचुरली आपने सबको अकोमोडेट करना है। केपी में केयर टेकर गवर्नमेंट का तो वो हाल नहीं देखा, उसमें तो तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज जो है उस केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा है। न्यूट्रलिटी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सो नेशनल लेवल पे क्या, किस हद तक हम एक्सपेक्ट करें कि न्यूट्रल होगी, क्योंकि मशावरत तो आपने अपने ही इत्तेहादियों से करनी है? देखिए, मेरा ख्याल है न्यूट्रलिटी खासी हद तक मेंटेन होगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई बायसनेस का आंसर होगा। तमाम तर कानूनी और आईनी जो हैं वो तकाजे पूरे किए जाएंगे। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि इंशाल्लाह न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। और गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इसहाक डार साहब से मुतालिक जो है नाम पर कोई इत्तेफाक नहीं है, तो ऐसा ही है, उनका नाम कट हो चुका है अब लिस्ट से? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं प्रिवी हूँ इस डिस्कशन का, तो मैं इस पे कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है, बिकॉज मेरे इल्म में जब कोई बात नहीं है तो मैं क्या सराइयों से परहेज करूंगा। सर, लेकिन मशावरत का अमल कब तक एक्सपेक्ट किया जाए शुरू होगा? मेरा ख्याल है, देखिए अभी टाइम है, अभी 12-13 दिन बाकी हैं, तो अभी बहुत कबल अज वक्त होगा कोई भी इस पे हतमी बात करना। तो मेरा ख्याल है ये मामला अगले हफ्ता 10 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तारर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ बात कर रहे थे आज़म के मामले खुसूसी जनाब अता तारर साहब, जिन्होंने कहा कि PTI चेयरमैन जितने केसेस फेस कर रहे हैं उसमें मामलात उनके वकील की जानिब से, उनके वकला की जानिब से उलझाया जा रहा है। वो कह रहे हैं आवाम को गुमराह किया जा रहा है, मीडिया को भी उन्होंने कहा कि जी गुमराह किया जा रहा है, और बात असल मामले से हटाकर दीगर एक जो इश्यूज़ की तरफ जो है और नॉन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ की तरफ जो है वो उलझा दी जा रही है। लेट्स सी अब अगले 2 से 3 रोज़ किस हद तक इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कल के रोज़ FIA ने उनको तलब कर रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। इंक्वायरी होगी उनसे साइफर मामले से मुतालिक, जिसके हवाले से हमेशा ख्वाहां रहे हैं कि तहकीकात साइफर से मुतालिक होनी चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साथ ही उनकी जानिब से एक दरख्वास्त भी गई है।
कि FIA जो उनको तलब कर रखा है उससे उनको रोका जाए, अरेस्ट जो है वो अमल में ना आए। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।